नमस्कार साथियों, मैं रविंदर अलवर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, जो वनपाल वनरक्षक के लिए हमने जो आपके लिए सीरीज चला रखी है, उसमें राजस्थान की जो ज्योग्राफी में राजस्थान का परिचय एंड भौगोलिक स्वरूप कंप्लीट करा दिया है। और कल हमने राजस्थान का अफवाह तंत्र जो स्टार्ट किया था, अब उसी अफवाह तंत्र की फर्स्ट क्लास आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बंगाल की खाड़ी की नदियाँ पढ़ेंगे और कौन कौन सी नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं आपकी पेपरों की दृष्टि से, वही सारी बातों को बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आज हम बंगाल की खाड़ी वाली नदी पढ़ेंगे और सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वह है अपनी चंबल नदी। देखो, चंबल नदी की सबसे लंबी नदी है, इसको पढ़ेंगे हम पूरे डिटेल से। क्वेश्चन भी यहाँ से ज़्यादातर बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि कुल लंबाई। देखो, चंबल की जो कुल लंबाई है वह 966 किलोमीटर है। अगर न्यू आंकड़ा की बात करें तो न्यू आंकड़े हैं हमारे 1051 किलोमीटर। और इसी चंबल नदी की जो एमपी में जो लंबाई है वह है 315 किलोमीटर और राजस्थान में है 135 किलोमीटर और यूपी के अंदर ही इसी की लंबाई है या बहती है वो 285 किलोमीटर के अंदर बहती है। अब इन तीनों की ही सीमा पर ये जब बहती है, जैसे कि राजस्थान, एमपी और यूपी, इन तीनों की सीमा पर बहती है, उसकी लंबाई है 241 किलोमीटर। अब इसी नदी का उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक स्थान पड़ता है महू। कौन सा पड़ता है? महू। और ये महू जो है जनापाव की पहाड़ी पर है, जो मध्य प्रदेश के वहाँ से ये इसका उद्गम होता है। अब राजस्थान में इसका जो प्रवेश माना जाता है वह माना जाता है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से इसका प्रवेश माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद ये कोटा में जाती है। उसके बाद कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई आगे चलती जाती है, फिर सवाई माधोपुर में अपना जल ले जाएगी, फिर करौली और लास्ट धौलपुर। यहाँ से बहती हुई है यमुना में चली जाती है। इस सब की बात की जानकारी मैं आपको प्रैक्टिकली मैप के द्वारा समझाऊंगा। उसके बाद सहायक नदी है। देखो, सहायक नदी है चंबल है, चाकण है, मेज है, बनास है, कुराल, काली सिंध, बामनी और पार्वती। देखो, सबसे अगर हार्ड जो क्वेश्चन अगर बनेगा नदियों से, सहायक नदियों से लेकर भी बन सकता है कि नदियों को सहायक नदी तो आपको याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे आता है कि निम्न में से चंबल की सहायक नदी है या नहीं है। तो अगर आपको इनको सीधे से याद नहीं कर सकते हैं तो आप इसकी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है चंबल का बाप। ट्रिक से आप कैसे याद करेंगे? चंबल का बाप। देखो, चे से हो जाएगा चंबल और चे से चाकण और बे से हो जाएगा मेज और बे से हो जाएगा बनास और ले से हो जाएगा कुराल। देखो, लास्ट का एक अक्षर हमको देखना है कुराल। और का से काली सिंध और बा से हो जाएगी बामनी और पे से हो जाएगी पार्वती। तो ये आपके लिए बेस्ट ट्रिक होगी चंबल नदी की सहायक नदियों को याद करने के लिए। उसके बाद इनके उपनाम भी है। देखो, उपनाम क्या क्या हैं? इनके उपनाम है चर्मवती, कामधेनु या नित्यवाई। देखो, कामधेनु क्यों कहते हैं? ये जो चंबल में और जो अपने ये जो ज़िले हैं 6 ज़िले, इनको ये पूर्ति कराता है, तो इसलिए कामधेनु कहते हैं। और नित्यवाई को मतलब है इसे सदा निरावी कहते हैं, क्योंकि 12 मास ही ये अपना जल बहाती रहती है। चलिए, चंबल नदी के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, ये है चंबल नदी का मैप। ये आपकी चंबल नदी है पूरी। ये आपकी कौन सी नदी है? चंबल नदी है। देखो, चंबल नदी का उद्गम स्थल अगर माना जाए तो यहाँ पर आपका है एमपी। क्या है? एमपी। एमपी पे एक स्थान है, उसका नाम है महू। अब महू नामक स्थान पर विंध्याचल पर्वतमाला कौन सी है? एक है विंध्याचल पर्वतमाला और वह मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। और जनापाव की पहाड़ी से, पहाड़ी कौन सी होगी? जनापाव की पहाड़ी से। तो जनापाव की पहाड़ी से मध्य प्रदेश स्टेट से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में जैसे यहाँ पर प्रवेश करेगा। देखो, ये आ गया राजस्थान। अब राजस्थान में एक स्थान है, इसका नाम है चौरासीगढ़। कौन सा है? चौरासीगढ़। ये अपने पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। देखो, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में जैसे ये प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ के बाद बहने के बाद कहाँ पे जाएगी? उसके बाद कोटा में जाएगी, फिर बूंदी में, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली और धौलपुर। इस तरीके से ये बहती जाती है।
अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चंबल नदी पर 4 बांध स्थित हैं। आपको मैं याद कराऊंगा, चंबल नदी पर 4 बांध स्थित हैं, जो कि एक बांध आपका यहाँ पर है एमपी में कौन सा है? गांधी सागर बांध। कौन सा है? गांधी सागर बांध। देखो, इसकी एक विशेषता आपको याद रखनी है। गांधी सागर बांध की विशेषता आपको याद रखनी है कि चंबल नदी पर स्थित बांधों में सबसे जो बड़ा बांध है वो एक गांधी सागर बांध है। कहाँ पर है? एमपी में। उसके बाद आपका दूसरा है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। ये आपका रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये वाला। उसके बाद एक आपका आएगा जवाहर सागर बांध, ये आपके यहाँ पर पड़ेगा कोटा के अंदर। और लास्ट आपका एक बांध हो रहे यहाँ पर कोटा बैराज। कौन सा हो गया? कोटा बैराज। तो इनका कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है पेपरों में। सबसे पहले कौन सा बांध आता है? गांधी सागर। दूसरे नंबर पर आएगा राणा प्रताप सागर बांध, और थर्ड नंबर पर आएगा जवाहर सागर बांध, और फोर्थ नंबर पर आएगा कोटा बैराज। तो इस प्रकार से आपको क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब इनके बारे में आपको कुछ विशेषता पता होनी चाहिए कि जैसे कि गांधी सागर बांध है, चंबल नदी पर स्थित बांधों में सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध। तो ये सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध है, ये सर्वाधिक जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। देखो, जवाहर सागर बांध के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मली है। उसके बाद कोटा बैराज जो है, ये सिंचाई के लिए काम में आता है। किसके लिए आता है? सिंचाई के लिए आता है। लेकिन इसकी एक विशेषता और है, सर्वाधिक कैचमेंट एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध भी कौन सा है? कोटा बैराज। उसके बाद यहाँ पर एक चित्तौड़गढ़ के अंदर एक चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। क्या नाम है? चूलिया जलप्रपात। देखो, चूलिया जो जलप्रपात है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये तो था राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका नाम है जोग या गरसोप्पा। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। अगर नदी की बात करें तो नदी है शरावती नदी। कौन सी नदी है? शरावती नदी पर स्थित है। और स्टेट की बात करें तो कर्नाटक के अंदर यह है। तो अब आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जलप्रपात कौन सा है और भारत का कौन सा है। वे दोनों बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। देखो, चंबल नदी ऐसे ही बहती जाती है, लेकिन चंबल नदी डायरेक्ट बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती, क्योंकि ये सबसे पहले तो जाएगी यमुना में, और यमुना जो मिलती है गंगा नदी में मिलती है, तब जा कर के ये बंगाल की खाड़ी में जाएगी। ये डायरेक्ट अपना जल बंगाल खाड़ी में नहीं ले जाती। देखिए, ये चंबल नदी इस तरह से बहने के बाद इसके जो दाईं ओर से खाली सिंध नदी जो है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस तरह से ये मिलती है। और बाईं तरफ से ये वाली नदी है, एक मेज है और एक बनास है। इस तरह से ये बहती हुई आपके यहाँ पर एक नदी ऐसे गुजर रही है, उसका नाम है यमुना। कौन सी है? यमुना। अब ये जो चंबल नदी यमुना में किस स्थान पर मिलती है, तो उस स्थान का नाम है मुरादगंज इटावा। देखो, मुरादगंज इटावा नामक स्थान पर चंबल नदी जो है यमुना में जाकर मिल जाती है, और आगे जाकर वो प्रोसेसिंग आपके इंडिया लेवल की हो जाती है। जैसे कि यमुना अपना जल ले जाती है गंगा नदी में, क्योंकि आपको पता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक जो नदी है वो यमुना नदी है, जो कि दाईं ओर से मिलती है। तो अब आपको जो है चंबल नदी अच्छे से समझ आई होगी। और इसके बारे में आपको और बता देता हूँ। देखो, इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि इसका जो उद्गम है दक्षिण से होता हुआ उत्तर की साइड बहती हुई नदी किधर की ओर चल जाती है? उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अब कुछ बातें और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ चंबल नदी के बारे में। देखो, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र सहायक
चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब आपको पता है वो संस्था कौन सी है? यूनेस्को है। कौन सी है? यूनेस्को। इसमें इसको शामिल किया गया था। देखो इसी चंबल नदी के अंदर यहाँ पर गांगेसूस जलीय जीव पाए जाते हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में चपल गंगाई डॉल्फिन कह सकते हैं या मछली भी इन्हें कहते हैं। इनको क्या हुआ 2008 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। तो इसी प्रकार से चंबल नदी की आज हमने सारी डिटेल से बात कर ली है, लगभग पूरी बात इसमें हो गई है। और जो अपना जल बंगाल खाड़ी की एक नदी है चंबल नदी, इसके बाद हम नेक्स्ट नदी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को देते हैं यहीं पर विराम। देखो चंबल नदी पढ़ने के बाद अगर आपको इसका टेस्ट देना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप अपनी जो तैयारी है उसे परख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।